दोस्तों, आज हमारी जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसके बिना हम सांस तो ले सकते हैं, लेकिन शायद जी नहीं सकते। जब हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, हम किसके पास जाते हैं? जब हमें किसी रेस्टोरेंट का रास्ता ढूंढना होता है या एग्जाम से एक रात पहले सिलेबस समझना होता है, हम किसके पास जाते हैं? हमारे पास एक ही बाबा है जो सब जानते हैं, गूगल बाबा। इंडिया में एक बच्चा बोलना बाद में सीखता है, पहले फोन पर यूट्यूब खोलना सीखता है। आज गूगल हमारे दिमाग का एक्सटेंशन बन चुका है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंपनी जिसकी वैल्यू आज $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जिसके बिना इंटरनेट अधूरा लगता है, ये कंपनी गलती से बनी थी। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके फाउंडर्स इस कंपनी को बनाना ही नहीं चाहते थे, वो इसे बेचना चाहते थे सिर्फ $1 मिलियन, यानी करीब 8 करोड़ रुपए में, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और सबसे बड़ी बात, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने उन्हें दरवाजे से बाहर निकाल दिया था और कहा था, तुम्हारा आइडिया बेकार है, सर्च इंजन से पैसा नहीं बनता। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी सरगेई ब्रिन की है। एक रेफ्यूजी लड़का जो रशिया से भागकर अमेरिका आया, जिसके पास अपना देश नहीं था, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को एक डिजिटल देश बना दिया। ये कहानी है जिद की, रिजेक्शन की, और एक ऐसे दिमाग की जिसने दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को मुट्ठी में कर लिया। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक गराज से शुरू होकर गूगल दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द बन गया। कहानी शुरू होती है 1979 में, मॉस्को, सोवियत यूनियन, आज का रशिया में। उस वक्त वहां कम्युनिज्म का राज था। सरगेई ब्रिन का जन्म एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। उनके पिता माइकल ब्रिन एक जीनियस मैथमेटिशियन थे, लेकिन उन्हें सोवियत यूनियन में वो इज्जत नहीं मिलती थी जो वो डिजर्व करते थे। वहाँ ज्यूज के लिए दरवाजे बंद थे। उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिलती थी, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलता था। माइकल ब्रिन को सपने देखने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन माइकल ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे के साथ ये नहीं होने देंगे। उन्होंने सरगे की माँ से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे लिए नहीं, सरगई के लिए। ये फैसला आसान नहीं था। सोवियत यूनियन छोड़ना मतलब देशद्रोह माना जाता था। जैसे ही उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, माइकल को नौकरी से निकाल दिया गया। वो सड़क पर आ गए। कई महीनों तक वो लोग रेफ्यूजी निक्स की तरह रहे, न देश के न बाहर के। आखिरकार 1979 में जब सरगई सिर्फ 6 साल का था, उन्हें अमेरिका आने का मौका मिला। इमेजिन कीजिए उस 6 साल के बच्चे को जो एक नई दुनिया में आया है। भाषा अलग, लोग अलग, कल्चर अलग। सरगई के पिता ने उन्हें एक ही चीज़ सिखाई, मैथ्स। माइकल ब्रेन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में प्रोफेसर बन गए। घर में माहौल ऐसा था कि सरगई खेलने के बजाय मैथ्स के पजल सॉल्व करते थे। उनके अंदर एक रेबल था। वो स्कूल में टीचर्स को करेक्ट करते थे। उन्हें लगता था कि स्कूल का सिलेबस स्लो है। ये अथॉरिटी को चैलेंज करना सरगई की पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। यही वो माइंडसेट था जो आगे चलकर गूगल के कल्चर में दिखने वाला था, जहां बॉस सही नहीं होता, डेटा सही होता है। सरगई ने कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट लिया, लेकिन वो सिर्फ कोड नहीं लिखना चाहते थे, वो डेटा के साथ खेलना चाहते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से ग्रेजुएशन की और फिर पहुंचे दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस टेक इंस्टीट्यूट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये साल था 1995। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में नए पीएचडी स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन था। सरगेई ब्रिन वहाँ पहले से थे। वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट थे और उन्हें ड्यूटी मिली थी कि वो नए आने वाले स्टूडेंट्स को कैंपस टूर करवाएं। उन नए स्टूडेंट्स में एक लड़का था जो बहुत शांत था, लेकिन जिसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। उसका नाम था लैरी पेज। जब सरगई और लैरी पहली बार मिले तो ये कोई दोस्ती की शुरुआत नहीं थी, ये टकराल की शुरुआत थी। पूरे टूर के दौरान दोनों एक दूसरे से बहस करते रहे। सरगई कुछ बोलते, लैरी उसे गलत साबित करते। लैरी कुछ पूछते, सरगई उसका मजाक उड़ाते। दोनों को लगा कि दूसरा बंदा बहुत एरोगेंट यानी घमंडी है। लेकिन इस बहस में एक चीज कॉमन थी, दोनों इंटेलेक्चुअल फाइट एंजॉय कर रहे थे। उन्हें पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उनके लेवल पर सोच सकता था। दोनों दोस्त बन गए, लेकिन उनका फोकस स्टार्टअप बनाना नहीं था। उनका फोकस था अपनी पीएचडी कंप्लीट करना। उस वक्त इंटरनेट नया नया था, मिड 90s में। वेब पेजेस बन रहे थे, लेकिन उन्हें ढूंढना मुश्किल था। सर्च इंजिन्स जैसे अल्टा विस्टा, याहू और एक्साइट मौजूद थे, लेकिन वो टेक्स्ट बेस्ड थे। मतलब अगर आप सर्च करें बेस्ट कार, तो वो सर्च इंजन सिर्फ ये देखता था कि किस पेज पर बेस्ट कार शब्द सबसे ज़्यादा बार लिखा है। इसका नतीजा ये होता था कि लोग स्पैम करते थे। एक ही पेज पर 100 बार बेस्ट कार लिख देते थे और वो टॉप पर आ जाता था। लैरी पेज के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्या हम यही लॉजिक वर्ल्ड वाइड वेब पर लगा सकते हैं? क्या हम लिंक्स को वोट्स मान सकते हैं? अगर वेबसाइट ए वेबसाइट बी को लिंक दे रही है, इसका मतलब है ए कह रही है कि बी अच्छी है। लैरी ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा बैकरब, क्योंकि ये बैकलिंक्स काउंट करता था। सरगेई ब्रिन इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स थी। सरगेई डेटा माइनर थे, वो पैटर्न्स ढूंढने में माहिर थे। दोनों ने मिलकर स्टैनफोर्ड के सर्वर्स पर काम शुरू किया। उन्होंने क्रॉलर लिखा जो पूरे वेब को डाउनलोड कर रहा था। ये काम इतना भारी था कि स्टैनफोर्ड का इंटरनेट नेटवर्क स्लो हो गया। आईटी डिपार्टमेंट वाले परेशान हो गए। ये कौन दो लड़के हैं जो पूरा इंटरनेट डाउनलोड कर रहे हैं? उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया, पेज रैंक। इसने इंटरनेट को देखने का नजरिया बदल दिया।
अब रिजल्ट इस बात पर नहीं आता था कि शब्द कितनी बार लिखा है, बल्कि इस बात पर आता था कि वो पेज कितना इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने इस नए सर्च इंजन को टेस्ट किया तो रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। जहां अल्टा विस्टा कचरा दिखा रहा था, वहां बैकरब, जो बाद में गूगल बना, सही जवाब दे रहा था। गूगल शब्द मैथमेटिक्स से आया है, एक के आगे 100 जीरो। उनका मकसद था दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लैरी और सरगई बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते थे, वो एकेडमिक्स थे। उनके पिता प्रोफेसर थे, उन्हें लगता था कि बिजनेस करना छोटा काम है, पीएचडी करना बड़ा काम है। उन्हें लगा कि ये सर्च इंजन उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया हम इसे बेच देंगे। 1997 में वो एक्साइट नाम की कंपनी के सीईओ जॉर्ज बेल के पास गए। एक्साइट उस वक्त का बड़ा सर्च इंजन था। लैरी और सरगई ने कहा, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है गूगल, ये तुम्हारे सर्च इंजन से बेहतर है, हम इसे तुम्हें बेच देंगे, प्राइस है $1 मिलियन। जॉर्ज बेल ने कहा, नहीं, $1 मिलियन बहुत ज़्यादा है। लैरी और सरगई ने प्राइस गिराई, ठीक है, $750 मिलियन ले लो। जॉर्ज बेल ने फिर भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा सर्च इंजन बहुत अच्छा है, ये यूज़र को तुरंत जवाब दे देता है और यूज़र साइट छोड़कर चला जाता है। हम चाहते हैं यूज़र हमारी साइट पर रुके ताकि हम उसे एड्स दिखा सकें। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजेक्शन था। जॉर्ज बेल ने $750 मिलियन में गूगल खरीदने से मना कर दिया, जिसकी वैल्यू आज ट्रिलियंस में है। उस वक्त सरगई और लैरी डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लकी डे था। जब कोई नहीं खरीद रहा था तो उन्होंने सोचा, ठीक है, अब हमें खुद ही इसे बनाना पड़ेगा। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सर्वर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने लेगो ब्रिक्स का यूज़ करके कंप्यूटर केस बनाया ताकि वो सस्ते में हार्ड ड्राइव जोड़ सकें। वो स्टैनफोर्ड के डिपार्टमेंट से पुराने कंप्यूटर्स मांग कर लाते थे। तब उनकी मुलाकात हुई एंडी बेक्टॉल्शम से, जो सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर थे। एंडी जल्दी में थे, उन्होंने लैरी और सरगई का डेमो देखा, वो इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा, मेरे पास वक्त कम है। उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और $100,000 का चेक लिख दिया। चेक पर नाम लिखा था गूगल इंक। प्रॉब्लम ये थी कि गूगल इंक नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी। वो चेक कैश नहीं कर सकते थे, उन्हें वो चेक अपने ड्रॉर में रखना पड़ा और भाग दौड़ करके कंपनी रजिस्टर करानी पड़ी। 4 सितंबर 1998 को गूगल ऑफिशियली एक कंपनी बनी। लेकिन ऑफिस कहाँ था? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में एक गराज में। ये गराज उनकी दोस्त सूजन वुजेसिकी का था, जो बाद में यूट्यूब की सीईओ बनी। सूजन ने उन्हें गराज किराए पर दिया क्योंकि उसे मॉर्गेज पे करने के लिए पैसे चाहिए थे। वहां उस छोटे से गराज में पिंग पोंग टेबल और ब्लू कारपेट के बीच सरगेई ब्रिन और लैरी पेज ने दुनिया को बदलने की शुरुआत की। सरगेई का रोल सिर्फ कोडिंग का नहीं था, वो कंपनी का कल्चर बना रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि गूगल एक बोरिंग कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होगी। वहाँ फ्री खाना होगा, वहाँ जीन्स पहनकर आ सकते हैं, वहाँ डॉग्स अलाउड होंगे। डोंट बी इविल, ये उनका मंत्र बना। शुरुआत में गूगल के पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, वो एड्स नहीं दिखाते थे। उनका सर्च पेज बिल्कुल सफ़ेद और क्लीन था, क्योंकि उन्हें HTML ज़्यादा नहीं आती थी और वो जल्दी लोड होता था। ये सिंप्लिसिटी लोगों को पसंद आई। याहू और MSN का होम पेज दुकान की तरह भरा होता था। गूगल का होम पेज शांत था। लोग गूगल पर आते, सर्च करते और खुश होकर जाते। वर्ड ऑफ माउथ से गूगल फैलने लगा। बिना किसी मार्केटिंग के गूगल दुनिया का सबसे पसंदीदा सर्च इंजन बन रहा था। लेकिन इन्वेस्टर्स पूछ रहे थे, पैसा कहाँ से आएगा? तुम फ्री में सर्च दे रहे हो, सर्वर्स का बिल बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट कैसे कमाओगे? यहाँ सरगी ब्रिन का दिमाग चला। उन्होंने ट्रेडिशनल बैनर एड्स, जो चमकते थे और इरिटेट करते थे, को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, हम एड्स को सर्च रिजल्ट जैसा दिखाएंगे, टेक्स्ट एड्स जो रेलेवेंट होंगे। अगर आप शूज़ सर्च कर रहे हैं तो हम शूज़ का ऐड दिखाएंगे, वायग्रा का नहीं। इस मॉडल ने एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आग लगा दी। ये था एडवर्ड्स का जन्म। लेकिन गूगल का असली चैलेंज अभी आने वाला था। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज अब गूगल को नोटिस कर रही थीं। उन्हें समझ आ गया था कि ये दो लड़के कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक थ्रेट हैं। कैसे सर्गे ब्रिन ने गूगल को सिर्फ एक सर्च इंजन से आगे बढ़ाकर जीमेल, मैप्स और एंड्रॉयड तक पहुंचाया? कैसे उन्होंने आईपीओ के वक्त वॉल स्ट्रीट के रूल्स तोड़े? और वो कौन सा दिन था जब गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ दिया? चलिए देखते हैं। तो इमेजिन कीजिए, आपके पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली वेबसाइट है। हर रोज मिलियंस लोग आ रहे हैं, सर्वर्स का बिल आसमान छू रहा है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में जीरो रेवेन्यू आ रहा है। 1999 में गूगल की यही हालत थी। इन्वेस्टर्स सक्विया और क्लाइनर पर्किंस ने $25 मिलियन लगा दिए थे, लेकिन वो पैनिक में थे। उन्होंने सगे और लैरी से पूछा, पैसा कहाँ है? सगे ने कहा, हम एड्स नहीं दिखाएंगे, एड्स बुरे होते हैं, वो यूज़र एक्सपीरियंस खराब करते हैं। इन्वेस्टर्स ने सर पकड़ लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने दो एकेडमिक्स पर पैसा लगा दिया है जिन्हें धंधा करना नहीं आता। मार्केट में एक कंपनी थी, ओवरचर, पहले GoTo.com। उसके फाउंडर बिल ग्रॉस ने एक नया मॉडल निकाला था, पेड सर्च। जो ज़्यादा पैसा देगा वो टॉप पर दिखेगा।
बिल ग्रॉस ने सर्गे से कहा, तुम्हारा ट्रैफिक मुझे दे दो, मैं मोनेटाइज कर दूंगा। सर्गे ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा मॉडल गंदा है, तुम पैसे वालों को ऊपर दिखाते हो, रिलेवेंसी को नहीं। यहाँ सर्गे ब्रिन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने इंटरनेट की दुनिया बदल दी। उन्होंने बिल ग्रॉस का आइडिया चोरी किया या इंस्पायर हुए, लेकिन उसे सुधार दिया। उन्होंने कहा, हम एड्स दिखाएंगे, लेकिन वो एड्स हेल्पफुल होंगे। और इस जिद ने जन्म दिया एडवर्ड्स को, वो सिस्टम जिसने गूगल को एक सर्च इंजन से कैश प्रिंटिंग मशीन बना दिया। आज हम देखेंगे कि कैसे सर्गे ने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के मुंह पर तमाचा मारा, कैसे उन्होंने एरिक श्मिड को हायर किया जो उनके लिए सिर्फ एक बेबी सिटर थे, और कैसे जीमेल लॉन्च करके दुनिया को अप्रैल फूल बनाया। द अडल्ट सुपरविजन। एरिक श्मिड। 2001 आते आते गूगल पागलपन की हद तक ग्रो कर रहा था। लैरी और सर्गे जीनियस थे, लेकिन वो मैनेजर नहीं थे। ऑफिस में केओस था, कोई एचआर पॉलिसी नहीं थी, कोई टाइम पर नहीं आता था। सर्गे इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को अजीब सवाल पूछते थे, जैसे अगर तुम एक ब्लेंडर में गिर जाओ और ब्लेंडर चलने वाला हो तो तुम क्या करोगे। इन्वेस्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, तुम दोनों को एक सीईओ की जरूरत है, एक अडल्ट बड़ा आदमी चाहिए जो कंपनी चला सके। लैरी और सर्गे गुस्से में थे। उन्हें लगता था कि कॉर्पोरेट टाइप्स उनके कल्चर को मार देंगे। उन्होंने शर्त रखी, हम सिर्फ उस आदमी को सीईओ बनाएंगे जो हमारे जैसा गीक हो। उन्होंने एरिक श्मिड का इंटरव्यू लिया। एरिक उस वक्त नोवेल के सीईओ थे और पहले सन माइक्रोसिस्टम्स में थे। लैरी और सर्गे ने उन्हें बर्निंग मैन फेस्टिवल, एक क्रेजी डेजर्ट फेस्टिवल जहां गूगल फाउंडर्स हर साल जाते थे, के बारे में पूछा। एरिक ने सही जवाब दिया। उन्हें लगा ये बंदा कल्चरल फिट है। अगस्त 2001 में एरिक श्मिड गूगल के सीईओ बने। इस अरेंजमेंट को सिलिकॉन वैली में द ट्रायम्विरेट यानी तीन मूर्ति कहा गया। लैरी प्रोडक्ट देखते थे, सर्गे टेक्नोलॉजी और मून शॉट्स यानी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखते थे, और एरिक बिजनेस और सेल्स देखते थे। शुरू में तकरार हुई। एरिक चाहते थे कि सेल्स टीम सूट पहनकर आए। सर्गे ने कहा, यहाँ कोई सूट नहीं पहनेगा। एरिक चाहते थे कि प्रोडक्ट लॉन्च का रोड मैप हो। लैरी ने कहा, जब प्रोडक्ट रेडी होगा तब लॉन्च होगा। लेकिन धीरे धीरे इस त्रियो ने मैजिक क्रिएट किया। एरिक ने गूगल को ऑर्गेनाइज किया बिना उसके सोल को मारे। उन्होंने सर्गे को खुली छूट दी कि वो डेटा के साथ खेलें, और यही वो फ्रीडम थी जिसने गूगल को याहू से अलग बनाया। याहू एक मीडिया कंपनी बन गई थी, गूगल एक टेक कंपनी रही। द मनी मशीन, एडवर्ड्स एंड द क्वालिटी स्कोर। अब वापस आते हैं पैसे पर। ओवरचर का मॉडल था हाईएस्ट बिडर विंस। अगर मैं $10 दूंगा और आप $5 देंगे तो मेरा ऐड ऊपर दिखेगा, चाहे वो यूजर के लिए रेलेवेंट हो या ना हो। सर्गे ब्रिन को ये पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, गूगल पर यूजर ट्रस्ट करता है, अगर हमने कचरा दिखाया तो ट्रस्ट टूट जाएगा। सर्गे और उनकी टीम ने एक नया मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया, क्वालिटी स्कोर। इसका मतलब था एड रैंक इज इक्वल टू बिड प्राइस इनटू क्वालिटी स्कोर। अगर आप $10 दे रहे हैं लेकिन आपका ऐड बेकार है, यानी लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्कोर कम होगा। अगर मैं सिर्फ $2 दे रहा हूं लेकिन मेरा ऐड बहुत रेलेवेंट है, यानी लोग क्लिक कर रहे हैं, तो मैं आपसे ऊपर दिखूंगा। ये रेवोल्यूशनरी था। इसने छोटे बिजनेसेस को ताकत दी। एक छोटा दुकानदार भी कोका कोला से कम्पीट कर सकता था अगर उसका ऐड बेहतर हो। 2002 में जब यह सिस्टम लॉन्च हुआ तो गूगल की कमाई रॉकेट की तरह भागी। सर्गे ब्रिन ने साबित कर दिया कि आप ईविल बने बिना भी पैसा कमा सकते हैं। गूगल ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी मॉडल को खत्म कर दिया। अब आपको टीवी पर ऐड देने के लिए मिलियंस नहीं चाहिए थे, आप $5 में गूगल पर ऐड चला सकते थे। द 20% टाइम इनोवेशन फैक्ट्री। सर्गे ब्रिन का एक और रूल था जो आज हर टेक कंपनी कॉपी करती है, 20% टाइम। उन्होंने इंजीनियर से कहा, हफ्ते के 5 दिन में से 4 दिन तुम वो करो जो मैं कहता हूं, यानी कंपनी वर्क, लेकिन एक दिन यानी 20% टाइम तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हें कोई रिपोर्ट नहीं देनी, कोई परमिशन नहीं लेनी, बस कुछ नया बनाओ। लोगों ने कहा यह प्रोडक्टिविटी लॉस है। सर्गे ने कहा यह R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस 20% टाइम से क्या निकला? गूगल न्यूज़। एक इंजीनियर कृष्णा भरत 9/11 के बाद न्यूज़ ढूंढने में परेशान थे, उन्होंने 20% टाइम में ये बनाया। ऑकट, सोशल मीडिया का दादा। एडसेंस, वो टूल जिसमें ब्लॉगर्स को पैसा कमाना सिखाया। और सबसे बड़ा, जीमेल। पॉल बुचहेड, गूगल का 23rd एम्प्लॉय, ईमेल से नफरत करते थे। एग्जिस्टिंग ईमेल्स हॉटमेल, याहू स्लो थे और उनमें स्पेस बहुत कम था, सिर्फ 2 MB या 4 MB। आपको पुराने ईमेल्स डिलीट करने पड़ते थे। पॉल ने अपने 20% टाइम में एक ईमेल सिस्टम बनाया जो सर्च पर बेस्ड था। लैरी और सर्गे ने उसे देखा और कहा, इसे लॉन्च करते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, हम यूजर को 1 GB यानी 1000 MB स्पेस देंगे। उस वक्त 1 GB स्पेस देना वैसा ही था जैसे आज कोई फ्री में 1000 TB स्पेस दे दे। मार्केटिंग टीम ने मना किया, सर्वर्स क्रैश हो जाएंगे। सर्गे ने कहा, रिस्क लेते हैं। उन्होंने जीमेल लॉन्च किया 1 अप्रैल 2004 को, यानी अप्रैल फूल डे को। प्रेस रिलीज भेजी गई, गूगल लॉन्चेस जीमेल विथ 1 GB स्टोरेज। दुनिया ने सोचा ये मजाक है, गूगल प्रैंक कर रहा है, 1 GB कौन देता है।
लेकिन जब लोगों ने साइन अप किया तो उन्हें पता चला ये सच था। ये गूगल का ड्रॉप द माइक मोमेंट था। उन्होंने याहू और हॉटमेल को एक ही दिन में पुराना यानी ऑब्सोलीट बना दिया। सर्गे की फिलॉसफी थी हमेशा यूजर को वो दो जो इम्पॉसिबल लगे। दी आईपीओ, डोंट बी इविल। 2004 आते आते गूगल इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें पब्लिक यानी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होना पड़ा। यूएस के लॉ के हिसाब से अगर शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो जाएं तो आईपीओ लाना पड़ता है। वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स यानी गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली खुश थे। उन्हें लगा मोटी फीस मिलेगी। वो गूगल को कंट्रोल करने के सपने देख रहे थे। लेकिन सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने फाउंडर्स लेटर लिखा जो आज भी लेजेंडरी है। उन्होंने लिखा, गूगल इज नॉट अ कन्वेंशनल कंपनी, वी डू नॉट इंटेंड टू बिकम वन। यानी गूगल एक नॉर्मल कंपनी नहीं है और हम बनेंगे भी नहीं। उन्होंने बैंकर्स को साइड कर दिया और डच ऑक्शन किया, जिसका मतलब था कि आम लोग यानी पब्लिक डिसाइड करेगी कि शेयर का प्राइस क्या होगा, बैंकर्स नहीं। वॉल स्ट्रीट गुस्से में था। उन्होंने एक और चाल चली, ड्यूअल क्लास शेयर्स। उन्होंने कहा पब्लिक को क्लास ए शेयर्स मिलेंगे यानी 1 वोट पर शेयर। हम फाउंडर्स के पास क्लास बी शेयर्स होंगे यानी 10 वोट्स पर शेयर। इसका मतलब था कि चाहे पब्लिक कितना भी पैसा लगा ले, कंट्रोल हमेशा लैरी और सर्गे के पास रहेगा। वो कंपनी को कभी भी बेचने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। अगस्त 19, 2004 गूगल मार्केट में लिस्ट हुआ, $85 पर शेयर। दिन खत्म होते होते कंपनी की वैल्यू $23 बिलियन हो गई। सर्गे ब्रिन और लैरी पेज जो कुछ साल पहले डॉर्म रूम में थे, अब बिलियनियर्स बन गए थे। लेकिन ऑफिस में कुछ नहीं बदला। वही फ्री खाना, वही मसाज चेयर्स, वही कैजुअल कपड़े। सर्गे ने इंश्योर किया कि पैसा कल्चर को ना खा जाए। उन्होंने गूगल के शेफ चार्ली एयर्स को वहीं रखा। उन्होंने गूगल प्लेक्स ऑफिस को एक प्लेग्राउंड बना दिया जहां वॉलीबॉल कोर्ट और स्विमिंग पूल्स थे। क्यों? ताकि इंजीनियर्स घर ना जाएं, ताकि वो वहीं रहें और कोड करें। ये स्मार्ट एक्सप्लॉयटेशन था। द ब्राउज़र वॉर, क्रोम। गूगल सर्च किंग था लेकिन एक डर था। लोग इंटरनेट यूज़ करने के लिए ब्राउज़र यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स का यूज़ करते थे। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट पर राज करता था। सर्गे को डर था, अगर कल माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को ब्लॉक कर दिया तो? अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बिंग कर दिया तो? लैरी और सर्गे ने एरिक श्मिथ से कहा, हमें अपना ब्राउज़र बनाना चाहिए। एरिक ने मना कर दिया, ब्राउज़र बनाना बहुत महंगा है और माइक्रोसॉफ्ट हमें कुचल देगा। लेकिन सर्गे चुप नहीं बैठे। उन्होंने चुपचाप सुंदर पिचाई, हाँ वही सुंदर जो आज सीईओ हैं, की टीम के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा ब्राउज़र बनाया जो लाइट था, फास्ट था और सिंपल था। जब एरिक श्मिड ने डेमो देखा तो वो दंग रह गए, वो मना नहीं कर पाए। 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने हंसा, एक और ब्राउज़र? लेकिन क्रोम इतना तेज था कि उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को इतिहास बना दिया। आज क्रोम दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र है। इसने गूगल की मोट यानी सुरक्षा को पक्का कर दिया। अब गूगल को कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन सफलता के साथ नए दुश्मन आते हैं। गूगल अब कूल स्टार्टअप नहीं रहा था, वो बिग ब्रदर बन रहा था। प्राइवेसी कंसर्न्स उठने लगी थीं और सबसे बड़ा दुश्मन अभी आना बाकी था। एक आदमी जो गूगल के बगल में ऑफिस खोलकर बैठा था, जिसका नाम था मार्क जकरबर्ग। कैसे फेसबुक ने गूगल को चैलेंज किया, कैसे सर्गे ब्रिन ने गूगल ग्लास पहनकर दुनिया को फ्यूचर दिखाया जो बुरी तरह फेल हुआ। और वो कौन सा स्कैंडल था जिसने सर्गे ब्रिन की पर्सनल लाइफ और गूगल के कल्चर को हिलाकर रख दिया। इमेजिन कीजिए साल 2012 है। सैन फ्रांसिस्को में गूगल आईओ कॉन्फ्रेंस चल रही है। हजारों डेवलपर्स बैठे हैं। स्टेज पर सर्गे ब्रिन आते हैं। वो किसी सीईओ की तरह सूट बूट में नहीं है। वो एक अजीब सा चश्मा पहने हुए हैं, गूगल ग्लास। वो कहते हैं, मैं स्टेज पर बोर हो रहा हूं, चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। सडनली स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो फीड आती है। एक प्लेन से कुछ लोग कूद रहे हैं। वो सैन फ्रांसिस्को के ऊपर उड़ रहे हैं। वो लोग गूगल के एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने भी वही चश्मा पहना है। वो हवा में हैं और हम उनकी आंखों से दुनिया देख रहे हैं। वो बिल्डिंग की छत पर लैंड करते हैं, साइकिल्स उठाते हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल में घुस जाते हैं। पूरा हॉल खड़ा हो जाता है। लोग चीख रहे हैं। ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये साइंस फिक्शन था जो सच हो गया था। सर्गे ब्रिन उस दिन दुनिया को बता रहे थे, गूगल अब सिर्फ वेबसाइट नहीं है, गूगल अब आपके शरीर का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन यही वो दिन था जब गूगल का कूल फैक्टर पीक पर था और यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। लोगों ने कहा, ये चश्मा प्राइवेसी खत्म कर देगा, लोग हमें रिकॉर्ड करेंगे बिना बताए। सर्गे ब्रिन को ग्लास होल कहा जाने लगा। गूगल ग्लास बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन सर्गे रुके नहीं। उन्होंने गूगल को अल्फ़ाबेट में बदल दिया। आज हम डिकोड करेंगे उस दिमाग को जो गलती करने से डरता नहीं था, बल्कि गलती को सेलिब्रेट करता था। द एंड्रॉयड गैम्बल, किलिंग नोकिया। 2005 में गूगल सर्च किंग था, लेकिन लैरी और सर्गे को एक डर था, मोबाइल। दुनिया कंप्यूटर से फ़ोन पर शिफ्ट हो रही थी। उस वक्त मोबाइल मार्केट पर किसका राज था? नोकिया, ब्लैकबेरी और माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल अपना आईफोन लॉन्च करने वाला था 2007 में।
अगर गूगल के पास अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो वो माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल के गुलाम बन जाते। लोग सर्च इंजन बदल नहीं सकते थे अगर फोन अलाउ ना करें। लैरी पेज ने सुना कि एक छोटी सी स्टार्टअप है एंड्रॉयड इंक, जिसे एंडी रूबिन चला रहे हैं। एंडी रूबिन का विजन था एक ओपन सोर्स ओएस जो हर फोन में चल सके। लैरी और सर्गे ने एंडी से मुलाकात की। उन्हें लगा आइडिया पावरफुल है। उन्होंने $50 मिलियन में एंड्रॉयड खरीद लिया। लोगों ने कहा गूगल पागल है, हार्डवेयर बिजनेस मुश्किल है, नोकिया को हराना नामुमकिन है। लेकिन सर्गे का प्लान हार्डवेयर बेचना नहीं था। उनका प्लान था ओएस फ्री में देना। उन्होंने सैमसंग, एचटीसी, मोटोरोला जैसी कंपनी से कहा, तुम फोन बनाओ, हम तुम्हें ओएस फ्री में देंगे, बदले में हमें गूगल सर्च और मैप्स डिफॉल्ट रखने दो। ये डील मास्टर स्ट्रोक थी। जहां एप्पल अपना ओएस किसी को नहीं देता था, वहां गूगल ने सबको दे दिया। नतीजा, एंड्रॉयड तेजी से फैला। नोकिया और ब्लैकबेरी जो पुराने ओएस पर अटके थे, खत्म हो गए। आज दुनिया के 70% स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड पर चलते हैं। गूगल ने मोबाइल इंटरनेट पर कब्जा कर लिया, बिना एक भी फोन फैक्ट्री लगाए। द मून शॉट फैक्ट्री, गूगल एक्स। सर्गे ब्रिन अब सर्च इंजन से बोर हो चुके थे। वो चाहते थे कि गूगल वो प्रॉब्लम सॉल्व करे जो इम्पॉसिबल लगती हैं। उन्होंने एक सीक्रेट लैब बनाई, गूगल एक्स। इस लैब का लोकेशन किसी को नहीं पता था। यहाँ साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को बोला गया, ऐसे आइडियाज लाओ जो साइंस फिक्शन लगे। सर्गे खुद इस लैब को हेड करते थे। यहाँ क्या बन रहा था? सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वेमो, गाड़ी जो बिना ड्राइवर के चले। प्रोजेक्ट लून, इंटरनेट देने वाले गुब्बारे यानी बलून्स। कॉन्टैक्ट लेंस जो डायबिटीज चेक करे आंखों के आंसू से। गूगल ग्लास, स्मार्ट चश्मा। लोगों ने कहा गूगल फोकस खो रहा है, ये पैसे की बर्बादी है। इन्वेस्टर्स गुस्से में थे। हमें प्रॉफिट चाहिए, फ्लाइंग कार्स नहीं। लेकिन सर्गे ने कहा, अगर हम फेल नहीं हो रहे मतलब हम कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने गूगल ग्लास पहनकर दुनिया घूमना शुरू किया। वो फैशन शोज में गए, सबवे में गए। वो दिखाना चाहते थे कि टेक्नोलॉजी हमारे बीच रह सकती है। हालांकि ग्लास फेल हुआ, प्राइवेसी इश्यूज और बैटरी लाइफ की वजह से। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट आज वेमो बन चुका है, जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड ऑटोनॉमस ड्राइविंग कंपनी है। सर्गे ने सिखाया कि इनोवेशन रिस्क मांगता है। द स्कैंडल, द लव ट्रायंगल। 2013 तक सर्गे ब्रिन की पर्सनल लाइफ परफेक्ट लग रही थी। वो एन वॉजी की, सुजैन की बहन जिन्होंने गैराज दिया था, से शादी कर चुके थे। दोनों को सिलिकॉन वैली का रॉयल कपल कहा जाता था। वो चैरिटी करते थे, साथ में इवेंट्स में जाते थे। लेकिन गूगल ग्लास के लॉन्च के दौरान कुछ हुआ। सर्गे की नज़रें अमेंडा रोजनबर्ग पर पड़ी। अमेंडा गूगल ग्लास की मार्केटिंग मैनेजर थीं। वो यंग थीं, स्मार्ट थीं और ब्रिटिश थीं। सर्गे और अमेंडा का अफेयर शुरू हो गया। अमेंडा उस वक्त गूगल के एक और सीनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूगो बारा, एंड्रॉयड हेड को डेट कर रही थी। ये एक लव ट्रायंगल बन गया। जब ये बात बाहर आई तो गूगल में भूचाल आ गया। ह्यूगो बारा ने गूगल छोड़ दिया और शाओमी ज्वाइन कर लिया। एन वॉजिकी को पता चला। उन्होंने सर्गे से डिवोर्स के लिया। सर्गे जो हमेशा गुड गाय माने जाते थे, अब विलेन बन गए थे। इस स्कैंडल ने सर्गे को इमोशनली तोड़ दिया। वो गूगल की डे टू डे काम से दूर होने लगे। वो गूगल एक्स में ज्यादा वक्त बिताने लगे, लोगों से कम मिलने लगे। लैरी पेज भी इस बात से नाखुश थे। उन्हें लगा कि सर्गे ने कंपनी के कल्चर को नुकसान पहुंचाया है। दोनों दोस्तों के बीच दूरियां आने लगी। दी अल्फाबेट रीस्ट्रक्चरिंग, 2015। गूगल अब बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो चुका था। सर्च, यूट्यूब, एंड्रॉयड, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, लाइफ साइंसेज, सब एक ही कंपनी के अंदर थे। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज थे। हम सर्च में पैसा लगा रहे हैं या कार्स में? लैरी और सर्गे ने सोचा इसे तोड़ना पड़ेगा। अगस्त 2015। उन्होंने एक नई पेरेंट कंपनी बनाई, अल्फाबेट इंक। गूगल उसकी एक सब्सिडियरी बन गई। सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया गया, सर्च, यूट्यूब, एंड्रॉयड संभालने के लिए। लैरी पेज अल्फाबेट की सीईओ बने और सर्गे ब्रिन प्रेसिडेंट। इस मूव का मकसद था मेन बिजनेस को अलग रखना ताकि वो प्रॉफिट दिखाए। मून शॉट्स यानी अदर बेट्स को अलग रखना ताकि वो रिस्क ले सकें बिना मेन बिजनेस को डुबाए। ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग था। सर्गे अब प्रेसिडेंट थे लेकिन उनके पास कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था। वो सेमी रिटायर हो गए। वो अब प्राइवेट आइलैंड खरीद रहे थे, एयरशिप बना रहे थे, एलटीए रिसर्च और फैमिली ऑफिस संभाल रहे थे। द वॉकआउट, 2018। 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बॉम्ब फोड़ा। उन्होंने रिवील किया कि एंडी रूबिन, एंड्रॉयड क्रिएटर को गूगल ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप के बाद निकाला था, लेकिन उन्हें $90 मिलियन का एग्जिट पैकेज दिया था। गूगल ने इसे छुपाया था। एम्प्लॉयज गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा डोंट बी ईविल कहाँ गया? नवंबर 1, 2018। दुनिया भर के 20,000 गूगल एम्प्लॉयज अपने ऑफिस से बाहर निकल गए। द गूगल वॉकआउट। वो सर्गे और लैरी से जवाब मांग रहे थे। सर्गे उस दिन एक प्रोटेस्ट में दिखे। वो एम्प्लॉयज के बीच खड़े थे, सुन रहे थे। उन्होंने कहा आई एम हियर टू लिसन। लेकिन डैमेज हो चुका था। एम्प्लॉयज को लगा कि फाउंडर्स अब उनके साथ नहीं हैं, वो मैनेजमेंट बन गए हैं।
इस इंसिडेंट ने सर्गे और लैरी को और ज़्यादा दूर कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि वो पूरी तरह से हट जाएं। द एंड ऑफ एन एरा 2019 दिसंबर 2019 लैरी और सर्गे ने एक लेटर लिखा। We've never been ones to hold on to management rules when we think there's a better way to run the company. Alphabet no longer needs two CEOs and a president. उन्होंने सुंदर पिचाई को अल्फाबेट का सीईओ बना दिया। लैरी और सर्गे रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं छोड़ा। उनके पास अभी भी सुपर वोटिंग शेयर्स यानी कि क्लास बी हैं। इसका मतलब है कि सुंदर पिचाई सीईओ हैं, लेकिन मालिक अभी भी लैरी और सर्गे हैं। वो बोर्ड मीटिंग्स में आते हैं, वो बड़े फैसले जैसे एआई स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन डेली ऑपरेशन से वो आज़ाद हैं। आज सर्गे ब्रिन क्या कर रहे हैं? वो एलटीए रिसर्च में दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप यानी फ्लाइंग यॉट बना रहे हैं डिजास्टर रिलीफ के लिए। वो पार्किंसंस डिजीज जो उनकी फैमिली में जेनेटिक है का इलाज ढूंढने में बिलियंस लगा रहे हैं। वो बर्निंग मैन में पार्टी करते हैं। वो अभी भी वही क्यूरियस किड है जो रशिया से आया था, बस अब उनके खिलौने महंगे हो गए हैं। द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन यूथ। सर्गे ब्रिन की कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? प्रैक्टिकल लेसन्स फॉर स्टूडेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 1, डोंट जस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम, चेंज द पर्सपेक्टिव। सर्गे ने ये नहीं सोचा कि कैसे बेहतर सर्च इंजन बनाएं। उन्होंने सोचा कि वेब को रैंक कैसे करें। लिंक्स इक्वल टू वोट्स। लेसन, कंपटीशन मत करो, गेम के रूल्स बदल दो। नंबर 2, इट्स ओके टू बी अ मिसफिट। सर्गे स्कूल में रेबल थे, वो स्टैनफोर्ड में लैरी से लड़ते थे। लेसन, अगर आप क्राउड में फिट नहीं हो रहे तो शायद आप क्राउड लीड करने के लिए बने हैं, अपनी आवाज मत दबाओ। नंबर 3, द पावर ऑफ फ्री। गूगल ने सर्च फ्री दिया, मैप्स फ्री दिया, एंड्रॉयड फ्री दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि डेटा असली करेंसी है। लेसन, अगर आप यूजर को वैल्यू फ्री में दे सकते हैं तो आप उनका अटेंशन जीत लेंगे, और अटेंशन को बाद में मोनेटाइज किया जा सकता है, जैसे जियो ने किया। नंबर 4, हायर पीपल स्मार्टर देन यू। लैरी और सर्गे ने एरिक श्मिड को लाया जब वो खुद मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सुंदर पिचाई को लाया जब उन्हें फोकस करना था। लेसन, ईगो को साइड रखो, अगर कोई आपसे बेहतर है तो उसे बॉस बना दो। कंपनी बड़ी होगी तो आप भी बड़े होंगे। नंबर 5, बेट ऑन मून शॉट्स। सर्गे ने गूगल ग्लास और सेल्फ ड्राइविंग कार्स पर पैसा लगाया जब लोग हंस रहे थे। जरूरी नहीं हर बेट जीते, लेकिन जो एक बेट जीतेगी जैसे एंड्रॉयड, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेसन, रिस्क लो, सेफ खेलकर कोई लेजेंड नहीं बनता। द सर्च नेवर एंड्स। दोस्तों, सर्गे ब्रिन एक रेफ्यूजी थे जिनके पास कुछ नहीं था। आज उनके पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन है। उन्होंने हमें सिखाया कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप सवाल पूछना बंद नहीं करते, तब तक आप ग्रो करना बंद नहीं करते। तो अगली बार जब आप गूगल पर कुछ सर्च करें, तो याद रखना कि उस सफ़ेद बॉक्स के पीछे 2 लड़के हैं जिन्होंने कहा था कि हम दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाएंगे। सवाल पूछते रहो, ढूंढते रहो, क्योंकि जैसा गूगल कहता है, सर्च ऑन। जय हिंद।